Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am your biology teacher. इस सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है, उसके केमिकल कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन और उसके फंक्शंस. तो डिटेल देखते हैं वाइट बोर्ड पे. So what do you think how you can define the cell membrane? सबसे पहली चीज़ ये है कि आप सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन किस तरह से करेंगे. तो सेल मेम्ब्रेन को बहुत ही आसान तरीके में आप डिफाइन कर सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन itself is the outermost boundary of animal cell and it lies next to the cell wall in plant cells. तो एक ये सबसे आसान तरीका इसको डिफाइन करने का, इसको मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां पे. इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल एंड इट लाइज नेक्स्ट टू द सेल वॉल in plant cells, bacterial cells and fungal cells. So this is the way कि आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. सेल मेम्ब्रेन एक और तरीके से, एक बहुत टेक्निकल वे में इसको हम डिफाइन करें अगर, so this is the outermost living layer of all of the living cells. अभी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डेफिनेशन के अंदर कि in the plant cells, in the bacterial cells as well as in the fungal cells. तो ये तीनों टाइप्स के जो living organisms हैं, they have a cell wall. Plants में the cell wall is made up of cellulose. The bacterial cells, they have the cell wall of peptidoglycan. And the fungal cells, they have the cell wall of chitin. अब ये तीनों चीजें जो हैं, they are dead outer layers. तो इस वजह से the cell membrane is the outermost living layer of all of the living cells. All right? So इसी वजह से इसको हम एक और नाम दे देते हैं यहाँ पे. The cell membrane is also known as plasma membrane. Or sometimes it is also referred to as plasma lemma. After the definition, the next step is about the discovery of the plasma membrane. कि plasma membrane discover किसने किया. तो plasma membrane की discovery के point of view से आपको एक नई बात मैं बताने लगा हूं यहाँ पे, और वो क्या है कि the plasma membrane was discovered before the invention of compound microscope. compound microscope की invention से काफी अरसा पहले दो Swiss botanists हैं. One of them is Carl Nageli and the other one is Kramer. इन दोनों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया. और डिस्कवरी की बुनियाद क्या बनी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन के डिस्कवर होने से पहले यह समझा जाता था कि जो सेल्स हैं इनकी आउटर मोस्ट लेयर दैट इज ओनली सेल वॉल, वो सिर्फ सेल वॉल है. लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है. कोई लेयर या कोई एक चीज ऐसी सेल वॉल के अंदर वाली साइड पे मौजूद है प्लांट सेल्स में कि जो कुछ पार्टिकल्स को तो गुजरने की इजाजत दे रही है और कुछ पार्टिकल्स को वहां से क्रॉस करने की इजाजत नहीं है. तो इस वजह से फिर इन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया कि देयर मस्ट बी एन इनर लेयर टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, और उस लेयर का नाम है सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो आफ्टर द डिस्कवरी इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉर यू. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है. What do you know about the chemical composition of the plasma membrane? So, chemically, the plasma membrane is made up of organic substances or inorganic substances. Students, क्या कहेंगे आप? Chemical composition of the plasma membrane हमें बताती है कि the plasma membrane is made up of organic substances. Inorganic substances में जो most abundant substances हमारी बॉडी को, हमारे बहुत सारे सेल्स को बना रहे हैं, वही सब्सटेंसेस यहाँ पे कंपाउंड्स की फॉर्म में मौजूद हैं. द फर्स्ट ऑफ देम इज प्रोटीन,
all right? The proteins, they are 60 to 80%. The second one are lipids. These lipids are 20 to 40%. और इन लिपिड्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने लगा हूं, वो क्या है कि द लिपिड्स आर नॉट जस्ट लिपिड्स. इनको हम खाली लिपिड्स नहीं कहेंगे, बल्कि इनको हम ज्यादा स्पेसिफाई कर देते हैं. और स्पेसिफाई करेंगे तो द लिपिड्स दे आर एक्चुअली फॉस्फोलिपिड्स, ऑलराइट. और अगर इंडिविजुअली हम इस मॉलिक्यूल के नाम की बात करें तो दे आर फॉस्फेटिडाइल कोलीन. इस मॉलिक्यूल का नाम है फॉस्फेटिडाइल कोलीन और इसका जनरल नेम है लेसिथिन. स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो ये वाला पॉइंट चैप्टर नंबर 2 में केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स में आप पढ़ चुके हुए हैं. फॉस्फोलिपिड्स के बाद जो थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास, दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स, द शुगर्स, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं. क्या सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं? इसके लिए पहले मैं आपको लेके जाता हूं इसकी मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स के ऊपर. कार्बोहाइड्रेट्स, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. जब वो कंबाइन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स विद प्रोटीन्स, तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं दैट आर ग्लाइकोप्रोटीन्स. इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन कर जाएं लिपिड्स के साथ तो दे विल मेक अप ग्लाइकोलिपिड्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, इनको देख के आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इनसे रिलेटेड कुछ और तो नहीं पढ़ा हुआ आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर. और वो क्या चीज थी? आपकी रिवीजन के लिए आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का नाम इनको हम देते हैं कि वो वाले मॉलिक्यूल्स जो आपस में कंबाइन हो चुके हुए हैं, दे मेक अप कॉन्जुगेट्स. कंबाइन होके दे आर मेकिंग अप कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. So the glycoproteins and glycolipids, they make up conjugated molecules. They are the examples of the conjugated molecules. फिर इन्हीं conjugated molecules से आगे जो third component था हमारे पास, that was the carbohydrates. और जो fourth component है inside the plasma membrane, that is cholesterol. अब cholesterol क्या कर रहा होता है plasma membrane के अंदर? ये एक बड़ा important question है. So what is the role of the cholesterol inside the chemical composition as well as in the structural composition of the plasma membrane? तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि the cholesterol, it regulates the fluidity of the plasma membrane. cholesterol की concentration जो है वो fluctuate करेगी, तो plasma membranes की जो fluidity है वो भी साथ साथ change होती रहेगी. तो cholesterol जो है इसके structural roles हैं plasma membrane के अंदर. That's why it is also important. Next. Alright students, after the chemical composition हम देखेंगे इसकी जो phospholipids की significance है. Alright, ये बहुत ही एक technical point है इस topic के अंदर और मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं कि आप इसकी importance और इसकी significance को समझ सकें. Phospholipids. Alright, now what are phospholipids? It is a class of the lipids. Simple सी बात है कि lipids की एक class है जिसके पास phosphates हैं. So that's why it is known as phospholipid. अब phospholipids की significance plasma membrane के point of view से क्या है? तो ये मैं आपको यहाँ पे इस topic में सिर्फ बताने लगा हूँ. और वो क्या है? The phospholipids themselves, they are the backbone molecules of the plasma membrane. जितने भी scientists ने plasma membrane के structure को observe किया है, उन्होंने उस सब structures के अंदर ये बात explain की है कि the phospholipid is the backbone of the plasma membrane. किसी भी सेल की मेम्ब्रेन या सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन्स के अंदर जो बेसिक मॉलिक्यूल है दैट इज द फॉस्फोलिपिड इटसेल्फ. और फॉस्फोलिपिड का केमिकल नेम मैंने आपको बताया था. क्या नाम था इसका? दैट इज फॉस्फेटिडाइल कोलीन. ऑलराइट, और जनरल नेम है उसका लेसिथिन. सो द फॉस्फोलिपिड इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. ऊपर वाला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है दैट इज नोन एज पोलर हेड. Alright,
The second part is non-polar tail. Polar head and non-polar tail. अब polar head या non-polar tail की structural significance क्या है? The head itself is hydrophilic. Hydro, water, philic, loving, water attracting. ऐसे molecules कि जो पानी को attract कर रहे हैं, they are known as hydrophilic molecules. तो जो head है phospholipids का, that is a hydrophilic molecule. Itself, it is polar. All right. Tails जो हैं, they are made up of fatty acids. इनको हम fatty acid chain कह सकते हैं. These are the fatty acid tails. और इन tails की importance ये है, they are hydrophobic. Hydrophobia है इनको. Hydrophobia is what? Hydrophobic layers. These hydrophobic layers, they are water repelling, water hating. ये नफरत करते हैं पानी के साथ और इस वजह से इनको हम कह रहे हैं they are hydrophobic. So, polar head that is hydrophilic, non-polar tails that are hydrophobic. इस basic structure के साथ बहुत सारे phospholipid molecules जो हैं वो एक micelle structure बनाते हैं जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. इस micelle structure के अंदर all of the phospholipids they are arranged in a specific organization. इनको एक खास किस्म की तरतीब के साथ यहाँ पे जोड़ दिया गया है. इस तरतीब के अंदर अगर आप गौर करें इस पे, all of the heads, the phospholipid molecule polar heads, the polar heads they are facing the aqueous medium. जहां जहां पे पानी है, सेल के बाहर भी पानी है, सेल के अंदर भी पानी है, सेल का जो साइटोसोल है, अंदर वाला साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा, वो भी सारे का सारा पानी है. तो पानी को फेस करने के लिए the heads they are on the outside, वो बाहर वाली साइड पे भी हैं और अंदर वाली साइड पे भी हैं. लेकिन जो आपको टेल्स नजर आ रही हैं यहाँ पे, the tails are facing each other, वो एक दूसरे की तरफ हैं क्योंकि हाइड्रोफोबिक हैं. तो पानी को फेस करने के लिए हेड्स अंदर और बाहर वाली साइड पे मौजूद हैं और टेल्स जो हैं they are facing each other inside the core of the plasma membrane. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दरमियान वाला हिस्सा है वहां पे हाइड्रोफोबिक टेल्स मौजूद हैं. ओके, सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं यही फ्लूइडिटी दे रहे हैं, यही बैकबोन बना रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये स्ट्रक्चर के लिहाज से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. ऑलराइट, नेक्स्ट जो इसके बाद हमने देखनी है चीज, दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. स्ट्रक्चरल कंपोजिशन के लिहाज से, साख्त के एतबार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दो तरीकों से एक्सप्लेन किया गया है. एक पुराना मॉडल है हमारे पास और एक जो है अभी तक एक्सेप्टेड चला आ रहा है. The first one, जो पुराना मॉडल है, that was named as unit membrane model. इसका नाम है unit membrane model. Alright, जो unit membrane model है, it was proposed by, किसने propose किया था ये? नाम याद है आप लोगों को साइंटिस्ट के? Okay, the first one was Davison. The second one is Daniel, and the third one is Robertson. इन तीनों ने काफी सारी रिसर्च के बाद ये वाला मॉडल प्रपोज किया है और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अगर आप इसको इस स्ट्रक्चर के अंदर भी देखें तो हमें जो बेस नजर आ रहा है, जो इसकी बैकबोन है, दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. ऑलराइट, ये टर्म बार बार यूज होगी इसके अंदर तो इसको समझ लें. फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर्स अगर ऊपर नीचे मौजूद हैं तो दैट इज नोन एज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और उस बाइलेयर का सीक्वेंस क्या होगा? द हेड्स आर फेसिंग आउटवर्ड एंड द टेल्स आर फेसिंग ईच अदर. ऑलराइट, अब जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो अंदर वाली साइड पे मौजूद हैं, जो प्रोटीन्स हैं उन्होंने उसको कवर किया हुआ है. दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. ऑलराइट, अब जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है इसको अगर हम स्टेट कर लें, इसको अगर डिफाइन कर लें, इसकी स्टेटमेंट बनाएं तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन्स. ऑलराइट, जो फॉस्फोलिपिड्स की डबल लेयर है उसको बैरूनी प्रोटीन्स ने, पेरिफेरल प्रोटीन्स ने बाहर की सतह से ऊपर और अंदर वाली साइड से कवर किया हुआ है. This is known as unit membrane model. All right.
इसी वजह से, इस स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन की वजह से, दिस मॉडल इज ऑल्सो नेम्ड एज सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल। ऑलराइट, सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स मिलके एक सैंडविच शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो अंदर वाली साइड पे सैंडविच्ड हैं बाहर वाली प्रोटीन्स की लेयर्स की वजह से। ऑलराइट, दिस इज योर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बाद विद द एडवांसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इन्वेंट हुई है तो उसकी इन्वेंशन के बाद इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, और मॉडिफाई करके जो मॉडल प्रपोज किया गया है दैट इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। Who proposed the fluid mosaic model? Fluid mosaic model किसने पेश किया हुआ है, ये कौन बताएगा? Okay, so the fluid mosaic model was proposed by Singer and Nicholson. सिंगर और निकलसन ने ये वाला मॉडल प्रपोज किया है, और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के लिहाज से। और वो मॉडिफिकेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अब ये जो आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस 3D स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम इसकी स्टेटमेंट बनाने लगे हैं। और इसको गौर से देखें तो हमें पता चलता है द प्रोटीन्स आर नॉट कंटिन्यूअस ऑन द सरफेस ऑफ द फॉस्फोलिपिड बायलेयर। फॉस्फोलिपिड बायलेयर की सतह के ऊपर प्रोटीन्स मुकम्मल तौर पे कवर नहीं कर रही। इंस्टेड some of the proteins they are embedded inside the phospholipid bilayer, and some of the proteins they are just floating on the surface of the phospholipid bilayer like the icebergs. All right, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं आसान अल्फाज में। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो हम कहते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं उन्होंने पूरी की पूरी फॉस्फोलिपिड बायलेयर को सतह से घेरा नहीं हुआ, बल्कि प्रोटीन्स तो खुद उसके अंदर धंसे हुए हैं। अगर आप कंपेयर करें इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के साथ तो हमें पता चलता है कि द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि प्रोटीन्स ने पूरे फॉस्फोलिपिड बायलेयर को कवर किया हुआ है ऊपर और नीचे वाली साइड से। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि प्रोटीन्स जो है वो खुद फॉस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर धंसे हुए मौजूद हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि प्रोटीन्स ने पूरी लेयर को कवर नहीं किया हुआ। फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूंकि आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो इसको बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, क्योंकि लिविंग सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बाउंड्री की होनी चाहिए। और वो क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंट फंक्शंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री, तो इट शुड प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन, हिफाजत करना। अंदर वाले जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे रिलाई कर रहे हैं, वो सबके सब डिपेंडेंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर, उसकी अपने सर्वाइवल के ऊपर। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है और वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सही काम कर रही है तो इसका मतलब है कि अंदर वाला एनवायरनमेंट भी सारे का सारा महफूज है, उसके जितने भी होम्योस्टैटिक फंक्शंस हैं वो सब के सब नॉर्मली परफॉर्म किए जा सकते हैं। ओके, फिर द सेकेंड फंक्शन इट इज अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द शेप। किसकी शेप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा? ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की अपनी शक्ल को एक मखसूस फिगर देने की कोशिश करता रहता है, ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद फर्म रहेगी तो सेल की शेप भी मेंटेन कर ली जाएगी। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट। चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जा रही हैं, बाहर से चीजें अंदर जा रही हैं, अंदर से चीजें बाहर जा रही हैं, तो एक्सटर्नल बैरियर के तौर पे इसको ये भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, कि इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल या पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? तो ये आपने याद रखना है, व्हाई इट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इजी क्वेश्चन है, आप में से कोई आंसर करना चाहेगा? Why the plasma membrane is known as selectively permeable membrane? Okay, let's go with it. The plasma membrane
is the outermost boundary. ये तो सबको पता चल गया कि ये बाहर वाली लेयर है. तो कुछ चीजों को अपनी मर्जी के मुताबिक अंदर आने दे जिनकी सेल को जरूरत है, और कुछ चीजों को रोक दे, उनको अंदर आने की इजाजत ना दे. तो that is known as selective permeability. The plasma membrane as an external barrier allows some of the particles to pass across it. कुछ चीजों को तो गुजरने की इजाजत है और बाकी पार्टिकल्स को गुजरने की इजाजत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, किन चीजों को गुजरने की इजाजत है? स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज एंड आयंस. ये चीजें अगर छोटे पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स की तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो इजीली डिफ्यूज कर रहे हैं, आर पार हो रहे हैं. वाटर मॉलिक्यूल, इसके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो मूव कर रहे होते हैं वाटर को ऑल द टाइम फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ग्लूकोज पार्टिकल्स हैं, दे आर ऑल्सो मूविंग अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं, और समटाइम्स दे कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ये क्या चीज होती है, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको. आयंस, जो कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, they are also facilitated or they are aided by some specialized proteins. इनको भी कुछ specialized protein channels के through actively regulate किया जा सकता है और passively भी regulate किया जा सकता है, अंदर और बाहर बुलवाया जा सकता है. Okay? So, according to the transport, अब मैं इसको differentiate करने लगा हूं different categories में, in which the first one is passive transport. And the second one is called active transport. Okay, what is the difference between active transport and passive transport? क्या फर्क है इन दोनों के अंदर? Passive transport is number one. In this case, passive transport is the movement of particles from an area of higher concentration to an area of lower concentration along the concentration gradient without the expense of energy. All right? Passive transport में particles move कर रहे हैं ज्यादा इर्तिकाज वाली जगह से कम इर्तिकाज वाली जगह पे, लेकिन यहां पे किसी किस्म की कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही. ओके? एनर्जी इस्तेमाल किस फॉर्म में होती है सेल्स के अंदर? क्या ख्याल है आपका? ओके, the energy is in the form of ATP, adenosine triphosphate. सेल्स के अंदर जो एनर्जी करेंसी है that is adenosine triphosphate. सेल्स ने अपना कोई भी काम करवाना हो जहां पे एनर्जी खर्च होनी है, तो the energy currency is ATP. इस चीज को याद रखना है आपने. Okay, now there are two different types, basic two different types of passive transport. एक diffusion, दूसरी osmosis. All right, diffusion and osmosis. एक third type भी है that is sometimes related with the diffusion. इसको बोलते हैं facilitated diffusion. All right, facilitated diffusion is the movement of particles from higher concentration to an area of lower concentration through specialized protein channels. मखसूस किस्म के प्रोटीन्स मौजूद हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे, जिनके जरिए कुछ पार्टिकल्स को, जो जनरली वैसे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू नहीं गुजर सकते, हो सकता है उनका साइज बड़ा हो, तो इस वजह से फिर उनको मखसूस किस्म के प्रोटीन्स के जरिए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के अलोंग मूव किया जाता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ऑलराइट, नाउ द लास्ट थिंग हियर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्या चीज है? The movement of particles from an area of lower concentration to an area of higher concentration against the concentration gradient, but with the expense of energy. अभी मैंने आपको बताया था कि एनर्जी हमेशा सेल्स किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, तो सेल्स always use the energy in the form of ATP, adenosine triphosphate की फॉर्म में एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा और पार्टिकल्स को मूव किया जाएगा from their lower concentration to their higher concentration.
और इस कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमारे पास बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट हेयर सेल्स। ओके, बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो पहले ही रूट्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में स्टोर्ड होते हैं, पहले से मौजूद है वहां पे, फिर भी सॉइल में से पार्टिकल्स को, मिनरल्स को, आयंस को उठा उठा के अंदर लाया जा रहा होता है, तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, अंदर ज्यादा है बाहर कम है, तो कम वाली जगह से ज्यादा पे लाने के लिए एनर्जी खर्च की जाती है एटीपी की फॉर्म में, और पार्टिकल्स जो हैं वो सेल के अंदर आ जाते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें लास्ट पॉइंट है हमारे पास, और वो लास्ट पॉइंट क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू की जाती है, लेकिन ये प्रोसेस किया कैसे जाता है, सेल खुद भी तो खाना खाता है, सेल के अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, सेल के अंदर लिक्विड्स भी मूव करके जा रहे होते हैं, तो जब बल्क में ये चीजें आ जाएं, बहुत ज्यादा मिकदार में ये चीजें सेल के अंदर जानी हो या बाहर लेके जानी हो, तो उस सूरत में सेल क्या करता है, तो उसके लिए दो डेफिनेशंस हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। ऑलराइट, अभी मैंने आपको बताया कि अगर सेल ने बहुत ज्यादा बल्क में, बहुत ज्यादा मिकदार में कोई चीज साइटोप्लाज्म की तरफ, अंदर की तरफ मूव करवानी हो या साइटोप्लाज्म से बाहर निकालनी हो, तो उस सूरत में सेल किस किस्म के मूवमेंट्स करता है। इसके लिए पहली चीज है हमारे पास यहाँ पे एंडोसाइटोसिस, एंडो इनवर्ड। ऑलराइट, इसी चीज से आप याद रखेंगे, एंडोसाइटोसिस इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनटू द सेल। कोई भी खाना, कोई भी ऐसा मिनरल, कोई भी ऐसा बड़ा पार्टिकल जिसको सेल ने अंदर लेके जाना है, तो उसके थ्रू जो काम किया जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए, दैट इज एंडोसाइटोसिस। ऑलराइट, endocytosis, it can be differentiated into two different types. पहली चीज है हमारे पास phagocytosis. All right, and the second thing is pinocytosis. All right, now phago, निगलना, phagocytosis, movement of solid food particles into the cell is known as phagocytosis. Alright, अगर बल्क में कोई सॉलिड फूड पार्टिकल्स आ गए और जरूरी है कि सेल को उसकी जरूरत है उस वक्त, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द एक वेसिकल बनाती है, प्रोट्रूडिंग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकलती है और फिर उसको निगल के अंदर ले जाती है और वो फूड वैक्यूल बन जाता है बाद में। दिस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। ऑलराइट, फिर पिनोसाइटोसिस जो हमारे पास है, दैट इज व्हाट, पीनो, पीने से याद रखेंगे आप। ऑलराइट, इफ the liquid food particles or the solvents just like water, अगर पानी को या किसी लिक्विड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ लेके जा रही है थ्रू वेसिकल फॉर्मेशन, दिस इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। अगेन, बल्क में जब लिक्विड्स की जरूरत होगी सेल को, तो हम कहेंगे कि अब पिनोसाइटोसिस हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए एक वेसिकल बनाया जाएगा और उस वेसिकल को पानी से भर दिया जाएगा और फिर वो वेसिकल अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म के अंदर ड्रॉप ऑफ कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोबारा से हील अप हो जाती है, रीजॉइन कर जाते हैं उसके एंड्स, और दिस इज पिनोसाइटोसिस, मूवमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इनटू द सेल। ऑलराइट, फिर अब जब खाना भी खा लिया और पानी भी पी लिया, तो फिर ये भी है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेल डाइजेस्ट नहीं कर सका, दे शुड बी रिमूव्ड आउट ऑफ द सेल, उसको अब सेल से बाहर निकालने की जरूरत है। तो सेल से बाहर निकालने की जब जरूरत है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस इज व्हाट, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आउट ऑफ द सेल, द मूवमेंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द सेल। जितने भी इजाफी चीजें हैं, या तो ऐसा फूड है जो सेल हजम नहीं कर सका हुआ, या फिर कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो सेल के अंदर रहेंगे तो उसके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, उनको वहां से बाहर निकालना जरूरी है। दिस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस, द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स और unneeded particles from the cytoplasm towards the external environment. This is called exocytosis. All right, the last thing of today's session is what, एक आखिरी बात, और इसी सवाल पे आज मैं इस सेशन को खत्म करूंगा और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में मैं इसका जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग तलाश करके लाएंगे। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द वेसिकल्स, जब ये वेसिकल्स बन जाते हैं, तो इन वेसिकल्स की फॉर्मेशन के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती होगी कहीं ना कहीं से, तो हाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन is sealed
or healed after the formation of the vesicles. वो एक्सोसाइटोटिक वेसिकल्स हैं या एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स हैं, उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लॉस हुआ है, जो डैमेज हुई है, उसको ठीक किस तरह से किया जाता है, इसका जवाब आप लोग तलाश करके लाएंगे और मैं इसका जवाब आपको दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज के इस सेशन में हम डिटेल से पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। ओके, सो डिटेल्स देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन छुपा हुआ है जो अभी हम डिटेल से इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन आल्सो बी एब्रिविएटेड एज ER। ओके, फिर इसकी जो टाइप्स बनाएंगे उनकी भी एब्रिविएशंस ही ज्यादातर यूज होती हैं, तो उन टाइप्स की एब्रिविएशंस के साथ साथ इसकी डिटेल्स को वन बाय वन हम लोग अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम बाकी ऑर्गेनल्स के सीक्वेंसेस देख रहे हैं, उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। सो हाउ वी कैन डिफाइन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके जहन में आना चाहिए वो असल में इसका मीनिंग है एंडोप्लाज्मिक। सो इट लाइज इनसाइड द एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के दो हिस्से बताए थे मैंने आपको, एक था एंडोप्लाज्म और दूसरा था एक्टोप्लाज्म। यस, अब जो एंडोप्लाज्म है उसके अंदर एक बहुत ज्यादा फाइन थ्रेड लाइक नेटवर्क है जो कि मेम्ब्रेन्स पे मुश्तमिल है, तो इस नेटवर्क को नाम दिया जाता है रेटिकुलम। ओके, सो वो नेटवर्क जो एंडोप्लाज्म के अंदर बिखरा पड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इसको डिफाइन करते हैं हम 3 पॉइंट्स में यहां पे आपके सामने लिखने लगा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स। ओके, चैनल्स नालियां, छोटे छोटे रास्ते जो कि मेम्ब्रेन्स के बने हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट यहां पे हम ऐड करेंगे वो क्या है कि कनेक्टेड और अटैच्ड, जुड़े होते हैं आमतौर पे विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। अब जो न्यूक्लियस की अपनी बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। ओके, इसलिए हम उसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक बैरूनी तह होती है और एक अंदर वाली साइड पे होती है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये उस न्यूक्लियस की बाहर वाली लेयर के साथ कनेक्टेड फॉर्म में नजर आता है। अभी हमने कहा एंडोप्लाज्मिक, सो इट विल बी प्रेजेंट इन द कोर ऑफ द सेल, और कोर ऑफ द सेल को लोकेट हम किस तरह से करते हैं? न्यूक्लियस की प्रेजेंस से। ओके, थर्ड पॉइंट इसमें हम ऐड करते हैं एक और वो क्या है? ऑफन continuous with plasma membrane। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो नेटवर्क है, जो चैनल्स हैं, इसके जो नालियां हैं, वो स्टार्ट तो हो रही हैं न्यूक्लियर एनवेलप से और जाके खत्म हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। इस वजह से ये एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स है that can connect the nuclear envelope with the plasma membrane. Alright students, अब इसके अंदर एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये इतना बड़ा नेटवर्क अगर एंडोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के पोर्शन में मौजूद है तो इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ओके, ये कर क्या रहा है और खुद किस चीज का बना हुआ है। तो इसकी डिटेल में, इसके फंक्शंस की डिटेल में जाने से पहले आपको एक स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर क्या है? दैट इज सिस्टर्नी। So students, who can define cisternae? ये आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है, तो इस वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका आपको पता होना चाहिए। Cisternae, we can define it as the spherical or tubular membranes of endoplasmic reticulum. Okay?
ट्यूबुलर ट्यूब्स की तरह की, स्फेरिकल गोल गोल हो सकती हैं। ओके, ट्यूबुलर आमतौर पे हम टर्म यूज करते हैं कि जो चीज नाली की तरह की नजर आए और अंदर से खाली हो। ओके, और स्फेरिकल जो गोल गोल होते हैं, और इसको भी हम देखते हैं कि किस तरह से ये हमें नजर आता है। अब ये जो इसको हमने सिस्टर्नी को डिफाइन किया है, बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स एक और टर्म के साथ इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, और वो टर्म है क्रिस्टी। ऑलराइट, क्रिस्टी चूंकि हमारे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर कंफ्यूजन आए तो जस्ट कीप इन योर माइंड, क्रिस्टी इज व्हाट? इट इज द इनफोल्डेड मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स हैं जो अंदर वाली साइड पे इनफोल्डिंग्स बना रही होती हैं, लेकिन यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टर्नी की बात कर रहे हैं। दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, अब all these membranes they are made up of what? तो इसके लिए आई थिंक सो कि अब हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमने दो चीजें पढ़ी हुई हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ा था एक, और एक पढ़ा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, ये जो दोनों मॉडल्स हैं उनमें एक चीज ये कॉमन थी कि ऑल द मेम्ब्रेन्स आर सेम इन देयर केमिकल एंड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। ओके, तो वो जो केमिकल कंपोजिशन यहां पे भी सेम बात रिपीट होगी, फॉस्फोलिपिड्स, and they are in the form of bilayer. Okay, these are made up of phospholipids and proteins, और phospholipids जो हैं उन्होंने यहाँ पे दो लेयर्स बनाई हुई हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चरल कंपोजिशन के लिहाज से। ये एक पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। ओके, देन we can differentiate endoplasmic reticulum into two different types. So types of endoplasmic reticulum. So technically इनको हम divide करते हैं into two types. The first one is rough endoplasmic reticulum, also abbreviated as RER. Okay, and the second type is smooth endoplasmic reticulum, also abbreviated as SER. So rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, these are the two different types of endoplasmic reticulum. अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, हमें तो देखने से पता चला है, तो क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स या लाइट माइक्रोस्कोप्स में नजर आता है? नो। ऑलराइट, तो इसके लिए एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहां पे आपको नोट करवाने लगा हूं कि the endoplasmic reticulum can only be observed under electron microscope. ER can be observed under electron microscope. Fine network of channels, and it is only visible under electron microscope. इसको आप आम कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स के साथ नहीं देख सकते। इवन के अगर हम इसको स्टेन करने की भी कोशिश करें तो इनकी विजिबिलिटी इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनल। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम टाइप्स की बात करने लगे वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों का डिफरेंस है और यहीं से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का आगाज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पॉइंट्स में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने लगा हूं, फिर उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके नाम से पता चल रहा है, सबसे पहला पॉइंट यही होगा, इट हैज अ रफ टेक्सचर। खुरदरा होता है ये सतह से, इसके ऊपर छोटे 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 ग्रैन्यूल्स नजर आते हैं, हमें छोटे छोटे दाने नजर आ रहे होते हैं, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं कि ये रफ है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये ग्रैन्युलर या रफ टेक्सचर दे कौन रहा है इसको? अटैच्ड राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसकी सतह के ऊपर
उन राइबोसोम्स की वजह से ये हमें रफ नजर आ रहा है या ग्रैन्युलर नजर आ रहा है, तो इस वजह से हमने इनके ये नाम रख दिए। अब राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और फंक्शन उनका हमेशा से एक ही है जो कि बहुत मशहूर है। सेल के अंदर राइबोसोम्स आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज। ओके, कोई भी और ऑर्गेनल यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, बट राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इस वजह से द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रोटीन सिंथेसिस। All right, students. So the protein synthesis is one of the most important functions of rough endoplasmic reticulum. Here, when the proteins are synthesized on the surface of the endoplasmic reticulum, they are pushed down into the lumen of the endoplasmic reticulum. जब ये proteins बन जाते हैं, ribosomes इन proteins को बना देते हैं rough endoplasmic reticulum की सतह के ऊपर, उसके बाद इनको endoplasmic reticulum के अंदर धकेल दिया जाता है. Okay? Proteins after synthesis are pushed into lumen, lumen अंदरूनी हिस्सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला हिस्सा of endoplasmic reticulum, and then ultimately sent to another organelle जिसको हम further details में देखेंगे, Golgi apparatus. Golgi apparatus फिर इन प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर देता है कि इन प्रोटीन्स से जो फाइनल या एंड प्रोडक्ट्स बनाने हैं वो क्या क्या हैं। अगर एंजाइम्स बनाने हैं एंजाइम्स बनाए जाएंगे, अगर इनके हार्मोन्स बनाने हैं हार्मोन्स बनाए जाएंगे, अगर इनको किसी स्ट्रक्चरल प्रोटीन का जो है वो शक्ल देनी है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन की शक्ल बनानी है, तो इनको उस फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद इनको इनकी डेस्टिनेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस वाज अबाउट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कॉमन फंक्शन है, एंड दैट इज अबाउट द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। अब नेटवर्क है और बहुत सारी ट्यूब्स हैं जो कि न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंची हुई हैं, तो इस वजह से ये भी पॉसिबल है कि ये एक ढांचे का काम करना शुरू हो जाए सेल के अंदर। इवन के सेल के पास उसका अपना साइटोस्केलेटन मौजूद है, लेकिन यहां पे ये वाला जो पोर्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ऑर्गेनेल है, ये भी पॉसिबल है कि सेल को सपोर्ट करना शुरू करे उसकी शेप को मेंटेन करने के लिहाज से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so this was about the common function of smooth and rough. Okay, so mechanical support दोनों का common function है। rough endoplasmic reticulum के बाद जो second type हमारे पास मौजूद है, that is smooth endoplasmic reticulum. Okay, smooth endoplasmic reticulum जो है ये बहुत ज्यादा diverse functions perform कर रहा है। structurally it is also made up of phospholipid bilayer, लेकिन इसके functions बहुत ज्यादा मुख्तलिफ इकसाम के हैं, तो इस वजह से इनको वन बाय वन हम अब डिटेल से देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, ऑल्सो एब्रिविएटेड एज SER। सो द फर्स्ट फंक्शन, सबसे पहला काम कंपेयर कर लें जरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिहाज से। वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन था, यहां पे क्या होगा? दिस इज लिपिड मेटाबॉलिज्म। ओके, यहां पे इसका पहला फंक्शन है लिपिड मेटाबॉलिज्म। ऑल्सो हम इसको इस एक और तरीके से लिपिड सिंथेसिस भी कह देते हैं। यहां पे कौन कौन से लिपिड्स बन रहे होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर? द फर्स्ट वन, द मोस्ट अबंडेंट वन, फॉस्फोलिपिड्स। जितनी भी मेम्ब्रेन्स आपके सेल्स के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उन सब मेम्ब्रेन्स को रिपेयर करने के लिहाज से जो फॉस्फोलिपिड्स की मेन सप्लाई है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रहा है। The second function is the synthesis of sterols. Again, it is another type of lipids, and
The third function is synthesis of some hormones. और hormones की nature भी steroid hormones. Okay? For example, testosterone. Testosterone, it is a male hormone और chemical nature के लिहाज से it is a steroid hormone. तो इस वजह से हम कहते हैं कि it is synthesized by smooth endoplasmic reticulum. Yes. Okay. So next function, structural comparison, smooth और rough का. तो हम यहाँ पे एक point add कर सकते हैं कि this is without ribosomes. इसके पास कोई भी attached ribosomes नहीं है. Then there is another function and very important function. Okay. अब इस function के लिहाज से एक point और मैं यहाँ पे add up करने लगा हूँ आपके लिए, और वो क्या है कि why the smooth endoplasmic reticulum is more abundant in the liver cells. Okay? तो उसका जवाब आपको इसी point के अंदर मिल जाएगा, और वो क्या है? Detoxification of harmful chemicals. Okay? डिटॉक्सिफाई कर देना, किसी भी चीज का जहरीलापन खत्म कर देना. दिस इज नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन. ओके, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा वाइटल ऑर्गन ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज लिवर. और लिवर सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अमाउंट, इसकी क्वांटिटी, इसकी मिकदार बाकी सेल्स की निस्बत ज्यादा होती है. ओके, और ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि आपका लिवर आपकी ओवरऑल बॉडी के अंदर जितने भी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस एंटर होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है. तो सेल के अंदर ये वाला जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन. अगर सेल के अंदर कोई इस तरह का केमिकल एंटर हो जाए जो कि सेल के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये काम है कि उसको मजीद सादे वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना, ताकि अगर वो यूजफुल हैं तो उनको बाद में यूज किया जा सके, और अगर वो यूजफुल नहीं है तो उनका वो जहरीलापन खत्म कर दिया जाए, और उसके बाद उनको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर भेजने में मददगार साबित हो सके. ऑलराइट स्टूडेंट्स, so this is detoxification of different chemicals. Then there is another function, and that is transmission of impulses. ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस में हम यहां पे एक और चीज ऐड करते हैं कि इनसाइड द मसल सेल्स स्पेशली एंड नर्व सेल्स. ओके, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट, एक एडिशनल पॉइंट मैं यहां पे लिखने लगा हूं कि जब हम मसल सेल्स की बात करते हैं तो इनसाइड द मसल सेल्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER is known as sarcoplasmic reticulum. Okay, students, sarcoplasmic, only the specified term used for the endoplasmic reticulum of the muscle cells. Okay, और इसी को हम अभी एक और पॉइंट के साथ रिलेट करेंगे, और फिर मैं इन दोनों को कोरिलेट करके आपको एक्सप्लेन करता हूं. Smooth endoplasmic reticulum inside the muscle cells also work as calcium reservoir. कैल्शियम आयंस के जखीरे के तौर पे भी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो काम कर रहा है. इसका क्या मतलब है? कैल्शियम आयंस जो हैं वो मसल्स के मूवमेंट के लिए, जो कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. ओके, जब भी कोई इंपल्स कंडक्ट की जाती है फ्रॉम द ब्रेन थ्रू मोटर न्यूरॉन्स टू द मसल सेल्स, तो फौरी तौर पे कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाना, दिस इज द फंक्शन ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था? अभी मैंने आपको बताया, इट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इनसाइड द मसल सेल्स. यस, अब जब कैल्शियम आयंस मौजूद होंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, तो उसी सूरत में आपके मसल्स जो हैं वो उतना ही इमीडिएट और क्विक रिस्पांस दे सकेंगे, जिसको हम रिफ्लेक्सेस बाद में कह देते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस वाज एन एडिशनल पॉइंट कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनसाइड द मसल्स इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहां पे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये कैल्शियम आयंस को जखीरा करके रखता है, और फौरी तौर पे जैसे ही मैसेज आता है दिमाग से
कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो, तो फौरी तौर पे इसका काम है कैल्शियम आयंस रिलीज करना। जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप कर दी जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद यहां पे भी वही कॉमन फंक्शन हम ऐड कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द सेल। ओके, देन द लास्ट पॉइंट इज ब्लेबिंग। ब्लेबिंग क्या चीज है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ट्यूबुलर एंड्स हैं, जो किनारे हैं इसके, वहां से छोटे छोटे वेजिकल्स बन के डिटैच होते रहें, निकलते रहें इस तरह से। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लेबिंग। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो किनारे हैं, जो आखिरी सिरे हैं, वहां से छोटे 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 बबल्स और छोटे वेजिकल्स बन के डिटैच होते रहें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लेबिंग एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहीं पे खत्म करें। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं विद द राइबोसोम्स। जी स्टूडेंट्स, आफ्टर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपकी बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली द नेक्स्ट टॉपिक इज राइबोसोम्स। ओके, सो राइबोसोम्स को अब जरा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि राइबोसोम्स सेल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स बहुत छोटे granular structures that can be present attached on the endoplasmic reticulum, as well as they can be dispersed in the cytoplasm. Okay, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए मौजूद होंगे, वहां पे इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये स्कैटर्ड हों, बिखरे हुए पड़े हों, वहां पे भी इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो जिस भी सूरत में मिले, काम इनका एक ही है, और वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सो वन बाय वन इन सब चीजों को हम अभी देखते हैं। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं राइबोसोम्स को। टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स, और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करने लगा हूं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड। ओके, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। चूंकि मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स कहलाएंगे, तो दे कैन बी फाउंड बोथ इन द यूकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, यूकैरियोटिक सेल्स जिनके पास डेफिनेट न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और साथ ही साथ कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल आपको वहां पे नजर नहीं आएगा। राइबोसोम्स के पास मेम्ब्रेन नहीं है, that's why they are present in both eukaryotic and prokaryotic cells. Okay students, so tiny granular structures that are non-membrane bounded present on rough endoplasmic reticulum, to be more specific, and cytoplasm. Okay, ये easiest definition है राइबोसोम्स की। नेक्स्ट, इसको अगर हम देखें केमिकली, तो एक बड़ी जबरदस्त चीज यहां पे नजर आती है, केमिकल कंपोजिशन। These organelles of the eukaryotic as well as the prokaryotic cells, they are made up of proteins and nucleic acids. Okay, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखा है या बाकी ऑर्गेनेल्स स्टडी करेंगे, मेम्ब्रेन्स हैं तो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स के बने होते हैं। ओके, बट राइबोसोम्स दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और इन न्यूक्लिक एसिड्स में से राइबोसोमल आरएनए। ओके, सो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स का जो प्रोपोर्शन है, जो मिकदार है, वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ओके, जो राइबोसोमल आरएनए, इट इज फाउंड 40 to 50% inside the ribosome.
सो इसी के अकॉर्डिंगली जो प्रोटीन्स हैं दे विल बी व्हाट 50 to 60% inside the ribosome. So mostly 50-50% अमाउंट होती है इनकी, लेकिन जो हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज हैं उनकी रेंज ये हो सकती है। अब इनकी केमिकल कंपोजिशन देखें, प्रोटीन्स के बने हुए और न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए, तो दे हैव अनदर केमिकल नेम एज वेल। इनको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये नाम किस वजह से रखा गया है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, राइबोसोमल आरएनए की वजह से, ओके, एंड प्रोटीन्स उनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उसकी वजह से। सो द राइबोसोम्स कैन आल्सो बी नेम्ड एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स। ये इनकी केमिकल कंपोजिशन है। देन अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातें हमने याद रखनी है। पहले तो इनकी अपनी जो अलग-अलग साख्तें इनके अंदर मौजूद हैं, और फिर एक छोटा सा कंपैरिजन है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का। ओके, तो ये दोनों पॉइंट स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर रहा हूं मैं। द फर्स्ट वन इज नॉर्मली द राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, a smaller subunit and a larger subunit. Okay students, normally कोई भी ribosome, whether it is eukaryotic ribosome or it is a prokaryotic ribosome, it is made up of 2 subunits. ये 2 subunits पे मुश्तमिल है, एक छोटा हिस्सा है और एक उसका बड़ा हिस्सा है। इन दोनों का कंपैरिजन हम देखते हैं यहां पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स को कंपेयर करके। यूकैरियोटिक राइबोसोम and ribosome. जी स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक present in the eukaryotic cells, prokaryotic present in the prokaryotic cells. लेकिन जो डिफरेंस है इन दोनों का, यहां पे मेम्ब्रेन्स का होना या ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको डिफरेंशिएट किसी और बुनियाद पे किया जा रहा है। ओके, तो किस बुनियाद पे इनको डिफरेंशिएट किया जा रहा है? पहले मैं स्मॉलर सब यूनिट लिखने लगा हूं, SSU, okay, smaller subunit. Inside the eukaryotic ribosomes, it is 40S, okay, and the larger subunit is 60S. अब यहां पे फौरन सवाल आना चाहिए था कि S क्या चीज है? Okay, so S is the Swedberg unit. It is known as Swedberg unit, and it is the unit of sedimentation rate during centrifugation. जब हम इन ऑर्गेनल्स को स्टडी करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमा रहे होते हैं, तो उस वक्त ये अपनी डेंसिटी के लिहाज से मूव कर रहे होते हैं। जो हैवी होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो नीचे चला जाएगा, जिसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होगी वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो इस चीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाया गया है, दैट इज नोन एज स्वेडबर्ग कोएफिशिएंट, और इट इज आल्सो नोन एज द स्वेडबर्ग यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे स्वेडबर्ग यूनिट्स 40S और 60S स्वेडबर्ग यूनिट्स को मेंशन करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन, prokaryotic ribosomes, they are the smaller subunit is 30S and the larger subunit is 50S. Okay, but अब यहां पे एक ट्विस्ट आने वाला है, और वो ट्विस्ट क्या है कि असूलन तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो इसको 100S बन जाना चाहिए, ओके, द यूकैरियोटिक राइबोसोम। लेकिन जब हम कलेक्टिवली यूकैरियोटिक राइबोसोम को देखते हैं तो हम कहते हैं द यूकैरियोटिक राइबोसोम इज 80S राइबोसोम। ओके स्टूडेंट्स,
तो इसका क्या जवाब है? ये जो बीच में 20s का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस किस वजह से है? ऑलराइट, अब आपने जो बात याद रखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने लगा हूं कि यहां पे सिर्फ जमा कर देना ही स्वेडबर्ग यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए काफी नहीं है। ओके, 60 और 40 इंडिविजुअल सेडिमेंटेशन रेट्स हैं दोनों सब यूनिट्स के, बट एज अ होल जब राइबोसोम्स को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है बाकी ऑर्गेनेल्स की निस्बत, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स they always settle down at ATS. All right, students. After the eukaryotic ribosome, हम prokaryotic ribosome की तरफ अगर देखें तो वहां पे smaller subunit is 30S and the larger subunit is 50S. तो as a whole इसको कितना होना चाहिए? 80S. लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे भी जो complete ribosome smaller और larger subunit की जो centrifugation के बाद जो sedimentation rate है वो है 70S. Okay, students. Again, 30S is the smaller subunit, 50S is the larger subunit. इनको हमने sum up नहीं करना, इनको जमा नहीं करना, बल्कि 70S क्या है? That is the sedimentation rate of the complete prokaryotic ribosome. All right, students. So ये इसके अंदर एक technical point है जो आपने अपने ज़हन में रखना है. Now, the smaller and the larger subunits, they are attached with the help of magnesium ions. Okay, so अगर ये पूछ लिया जाए what is the role of the magnesium in ribosomes, तो आपने याद रखना है it controls the attachment of two subunits. Okay, students. So ये है मैग्नीशियम आयंस की सिग्निफिकेंस कि ये दोनों सब यूनिट्स को आपस में जोड़ के रखने के लिहाज से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. Then coming to the functions of the ribosomes. राइबोसोम्स के अपने फंक्शंस की जरा बात कर लें तो राइबोसोम्स क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. ओके, प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं ये सेल की. सेल के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स की जरूरत होती है, न्यूक्लियस क्या करता है? वो मैसेंजर आरएनए के जरिए पैगाम भिजवा देता है राइबोसोम्स को कि मुझे इस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स जोड़ के तो एक मखसूस प्रोटीन बना के दे दो. तो राइबोसोम्स जो हैं वो फौरी तौर पे प्रोटीन्स बनाने में लग जाते हैं. वो बेशक कोई एंटीबॉडीज बनानी हो या कोई एंजाइम्स बनाने हो, कोई हार्मोन्स बनाने की जरूरत है या फिर कोई और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाने की जरूरत है, जैसे कि एक्टिन और मायोसिन हमारे मसल्स के प्रोटीन्स हैं. तो कोई भी प्रोटीन बनानी हो, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स. ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक और सवाल आपके जहन में आना चाहिए था, और वो क्या है कि प्रोटीन फैक्ट्रीज तो राइबोसोम्स हैं, तो राइबोसोम्स की फैक्ट्रीज कौन है? ओके, तो आप लोगों के लिए मैं यहां पे ये पॉइंट ऐड करने लगा हूं. न्यूक्लियोलस is the factory of ribosomes. Ribosomes are synthesized inside the nucleolus. ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनाए जाते हैं. न्यूक्लियोलस के अंदर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वहीं पे that is the point for the transcription of ribosomal RNA. Okay, so chemical composition में हमने ये पॉइंट देखा है कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स मिलकर राइबोसोम्स बनाते हैं. तो राइबोसोमल आरएनए खुद भी न्यूक्लियोलस के अंदर ट्रांसक्राइब किया जा रहा है, वहीं पे बनाया जा रहा है, डीएनए से इसको कॉपी किया जा रहा है. तो साथ ही प्रोटीन्स ऐड किए जाएंगे और राइबोसोम्स को मुकम्मल कर दिया जाएगा. फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, वहां से इन राइबोसोम्स को पुश कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो जाते हैं और बाकी जो है वो साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पोलिसोम्स?
जी, पोली मैनी, सोमा बॉडी। ओके, सो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जब आपस में कंबाइन हो जाएं तो वो बहुत सारी बॉडीज मिल जाएंगी। तो यहां पे हम जिन बॉडीज की बात कर रहे हैं, दे आर राइबोसोम्स। इसको डिफाइन करते हैं, मैनी राइबोसोम्स attached to one strand of messenger RNA to synthesize large amount of proteins by the process of translation. ओके स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही मैसेंजर आरएनए के धागे के साथ अटैच हो जाएंगे, और अटैचमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, द स्मॉलर सब यूनिट ऑलवेज बाइंड्स विद द मैसेंजर आरएनए। ओके, राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है हमेशा वो अटैच करेगा मैसेंजर आरएनए को अपने साथ, और आहिस्ता आहिस्ता उसको ट्रांसलेट करता जाएगा, ट्रांसलेट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड्स अटैच किए जाएंगे और फिर उसके बाद प्रोटीन्स बना दिए जाएंगे। ओके, सो पोलीसोम्स की जरूरत कब पेश आती है, तो इसके लिए आप लोग ये पॉइंट अपने ज़हन में रख सकते हैं कि जब कभी भी सेल को बहुत ज्यादा मिकदार में किसी प्रोटीन को बनाने की जरूरत पेश आ जाए, तो उस वक्त बहुत सारे राइबोसोम्स एक ही मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करने में लग जाते हैं, और वो बिल्कुल एक बीडेड स्ट्रक्चर की तरह नजर आते हैं, जैसे एक धागे के ऊपर तस्बीह के दाने पिरोए हुए होते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं। इस वजह से इसका नाम भी हमने रख दिया है पोलीसोम्स। ओके, तो प्रोडक्ट्स हमारे क्या हैं? प्रोटीन्स अगेन। सो इसका मतलब ये है कि द राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, द पोलीसोम इज एन एग्रीगेट स्ट्रक्चर, एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिनका काम फिर वही रहेगा, प्रोटीन्स बनाना। तो इसके साथ ही आज का सेशन, आज का लेक्चर खत्म।